जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव भारतीय एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में हूं। आज हम जनता से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल आप सभी के बीच में रखेंगे जो बेहद संजीदगी से लेने वाले हैं। जनता को मुझे लगता है कि उस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए जिधर अभी तक ध्यान नहीं जा पा रहा है। आखिर क्या कारण है कि ऐसे इस तरह से चलाए जा रहे हैं, वो घुमा फिरा कर जो पब्लिक के सामने तोड़ मड़ोड़ कर जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसका क्या वास्तविक क्या कारण है, आज मैं उन सब पे पहलुओं पे बात करूंगा। गौर कीजिएगा, अगर किसी को लगता है कि यह किसी एक विचारधारा या फिर सरकार विरोधी नीतियां हैं तो वह भी प्रूफ करे, लेकिन वह अपनी दिक्कतों हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के ही कमेंट करके बताए। और साथियों, आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा, जो भारत की राजनीति, भारतीय व्यवस्था, जो राजनीति की व्यवस्था होनी चाहिए वास्तविक स्थिति में, उसको लेकर संजीदगी दिखाते हैं, रखते हैं और लगता है आपको कि भारत को अखंड भारत विश्व गुरु जो हम लोगों का सपना बन चुका है, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का सपना बन चुका है, उसको साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, तो कमेंट करके बताएं। हमसे जुड़ने के लिए आप किसी भी राज्य, लगभग 22 राज्यों में अखिल भारतीय परिवार पार्टी काम कर रही है, जुड़ सकते हैं साथियों। और आज सबसे संवेदनशील मुद्दे, सबसे पहले जो मीडिया का जो काम है, अब आप देखिए, मैं दो घटनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो दो घटनाएं हैं उसमें क्या वास्तविक स्थिति को दर्शाया गया है या नहीं। अगर नहीं, आपको जो भी लगता है, मैं उस पर कोई राय नहीं रखूंगा, क्योंकि आजकल जो वर्तमान परिस्थिति में मीडिया चैनल्स डिबेट करके जो एक जुर्म को ही अपने न्यायालय में तब्दील कर देते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है, इस देश का क्या बल्कि विश्व का आधार है मीडिया जगत। तो मुझे लगता है कि बेबाकी 100% पूरी ही चाहिए। अगर 100% बेबाकी नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं देश को हम गर्त में ले जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। साथियों, एक पालघर की घटना के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। पालघर में एक घटना होती है, दो साधुओं को वहां की भीड़ मार देती है। मीडिया ने उसको मुद्दा बनाया और हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला, लेकिन वास्तविक स्थिति जब समझ में आती है तो उसमें मीडिया शांत हो जाती है। बावजूद इसके अर्णब गोस्वामी जो हमारे भारत के पत्रकार हैं, उनके ऊपर लगभग 200 केस फाइल हो जाते हैं। तमाम प्रदेश के शहरों से, लोगों के माध्यम से केस फाइल होते हैं। खैर, वो अलग एक मुद्दा है। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एटा में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है, लेकिन मीडिया पर चुप्पी साधी रहती है। मीडिया एकदम चुप्पी अपनी साध कर रखता है, उसको एक्सक्लूज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो शासित सरकार है वह आप सभी के सामने है, वह भी मैं नहीं कहना चाहूंगा। दूसरी और एक घटना मैं बताऊंगा आपको उत्तर प्रदेश की। बुलंदशहर खैर चर्चाओं के, हत्याओं के और अपराधों के मामले में पहले से ही काफी चर्चित है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या होती है, उसमें भी देखिए घुमाव कैसे देती है मीडिया, कैसे, मतलब मिर्ची मसाला अगर नहीं है तो उस तरफ वास्तविक स्थिति है तब भी मीडिया ध्यान नहीं देती। लेकिन अगर कहीं मिर्च मसाला, जहाँ पे टीआरपी की बात आती है, मीडिया एकदम अपने सारे कैमरे, माइक, अपने रिपोर्टर्स वही झोंक देती है जहाँ से उसको टीआरपी मिलनी होती है। लेकिन उसको शायद यह नहीं पता कि जो हम विकट परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह देश के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होने वाली है। मुझे लगता है कि जनता को इस तरह की मीडिया जो दोगलापन दिखा रहा है, इस समय जो दोगलापन दर्शा रहा है, समाज में, समाज के लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। एक तरफ सरकारें कोरोना के को लेकर के एक किसी धर्म के, समुदाय के लोगों को एकदम जिम्मेदार ठहराती है। दूसरी तरफ संघ के जो प्रमुख हैं वह कहते हैं कि हम मियाँ भाइयों से सामान अपना जो भी लेते हैं, किराना का सामान, सब्जी, साग, दूध, फल, ये लेते रहें। एक तरफ आप विष भी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें प्यार मोहब्बत से रहने को कह रहे हैं। ये कौन सा दोगलापन कर रहे हैं साहब, मुझे इस पर बताएं। करके जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी केंद्र सरकार है, वो संजीदा दिखाई जाती है, मुझे लगता है कि इतनी संजीदा है नहीं। मैं आपको एक
जो राशन वितरण, सरकारी राशन वितरण प्रणाली की जो दुकान होती है, सरकार ने उनको इसमें अतिरिक्त जिम्मेदारियां तय कर दी हैं लोगों को फ्री राशन मुहैया कराने के लिए। तो साथियों, हमारा भी दायित्व है कि उनका भी कैसे बचाव हो सकता है, उनको भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन देखिए यहाँ की क्या परिस्थिति है, सरकारों का मतलब ये केंद्र और राज्य की सरकारों ने जो सरकारी वितरण प्रणाली की दुकानों की जो सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित करनी चाहिए थी, वह निर्धारित नहीं की। किसी ना उनके पास कोई मास्क उपलब्ध कराए गए, ना ग्लव्स उपलब्ध कराए गए, ना सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई, ना वहां पर किसी प्रकार की भी ऐसी अत्याधुनिक सुविधा का व्यवस्था किया गया जहां से जनता और लोगों को जागरूक किया जा सके कि इस तरह की महामारी से बचने के लिए क्या कार्य आवश्यक है। तो साथियों, कहीं ना कहीं हम सरकार को इसके लिए भी दोषी मानते हैं, क्योंकि 1.6 लाख करोड़ रुपए का बजट हमारी केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और ये जो सरकार को जो ये वितरण प्रणाली की दुकान के लोगों को इस संबंध में जो सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी, इस संबंध में शायद सफल नहीं हो पाई। लोग कहेंगे इसको कि राजनीति का कार्ड इसको नहीं कहते। राजनीति अलग चीज है, पहले हम व्यवस्था देखते हैं। अगर व्यवस्थाओं में कोई असुविधा होती है तो आम आदमी, जाहिर सी बात है, साधारण आदमी इतने व्यय, इतने एक्सपेंस नहीं कर सकता। जिसके लिए हमने सरकार को चुना है, सरकार अगर वह काम करे तो अत्यंत उपयुक्त होता है, अत्यंत उचित होता है, लेकिन शायद यह नहीं हो पा रहा है। सुनिए हमारे कोटेदार का जो वास्तविक स्थिति है, उनके पुत्र क्या बयां कर रहे हैं कि क्या वास्तविक परिस्थितियों में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कैसे जो प्राइवेट अस्पताल हैं कैसे लूट रहे हैं जनता को। आप ये रिपोर्ट देखिए या वीडियो देखिए, और उसके बाद हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। मेरे फादर एक राशन की शॉप, फेयर प्राइस शॉप, जो सरकारी राशन की दुकान है, वो चलाते हैं, जिसके चलते उन्हें रोज़ सुबह 9 बजे से रात 7 बजे तक फ्री राशन बांटना होता है। पिछली 28 तारीख से लेके अभी तक कंटिन्यू वो राशन बांट रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कोरोना पॉजिटिव होना पड़ा। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जब हमें पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, हमें ना तो सरकार ने ना केंद्र सरकार ने कोई हेल्प करी। हमने जब उनको फ़ोन करा कि हमारे फादर को कोरोना हो गया है, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई बेड अवेलेबल नहीं है। हमें 3 प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम बताए गए, सर गंगाराम हॉस्पिटल करोलबाग, मैक्स हॉस्पिटल साकेत और अपोलो, जिसके चलते हमने अपने लेवल पे कोशिश करके सर गंगाराम हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। लेकिन सर गंगाराम वालों ने एडमिट करने से पहले हमारे साथ एक शर्त रख दी कि पहले आप हमें 5 लाख रुपए जमा कराइए, उसी के बाद हम आपके पेशेंट को एडमिट करेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम विवश, हमारी यही कंडीशन है। जिसके चलते मैंने कहीं से अरेंज करके 2 लाख रुपए उनको नगद और 3 लाख रुपए बैंक ट्रांसफ़र करे। ये सब कुछ करने के बाद हमने जो भी दिल्ली सरकार से फ़ोन आए, आसपास से फ़ोन आए, उनको बोला कि आप हमें बाकी फैमिली मेम्बर्स के टेस्ट हमें फ्री कराए जाएं। जैसे पुलिस वाले सर्विस दे रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं, जो भी मतलब ये एक तरह से कोरोना लॉकडाउन के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे एक राशन प्रणाली है जो काम कर रही है। लेकिन इसके चलते उन्हें कोई सहूलियत प्रोवाइड नहीं करी जाए, ना ही ग्लव दिए जा रहे, ना ही मास्क दिए जा रहे, कोई फैसिलिटी उनके लिए नहीं है। ना इनके लिए कोई ऐसा कुछ ऐलान हुआ है कि अगर इनको कोरोना हो गया तो इनकी हम फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे इनको हेल्प करेंगे। अभी मैंने उनको बोला, दिल्ली सरकार से जब फ़ोन आया कि बाकी फैमिली के हमारे कब टेस्ट होंगे, तो उन्होंने कहा अभी 5-7 दिन का टाइम लगेगा। अब बताइए कि अगर 5-7 दिन का टाइम वो हमारे सिर्फ टेस्ट करने में लेंगे तो फिर इलाज करने में कितना टाइम लेंगे। और ऐसे अगर मैं 5-5 लाख रुपए, अगर मेरे घर में 10 मेंबर हैं, 10 में से अगर मेरे 3 मेंबर पॉजिटिव आ जाते हैं, भगवान ना करे,
तो मैं कहाँ से 15 लाख रुपए लाऊंगा? कहाँ से गरीब आदमी इतने पैसे लाएगा, इतने पेन ले पाएगा? देखा आपने कि कैसे जो वितरण प्रणाली की दुकान है, लोगों को उनको कैसे सामना करना पड़ रहा है, कैसी विषम परिस्थिति से सामना करना पड़ता है। अगर हर आम आदमी के ऊपर लगभग ये 5 लाख प्रति व्यक्ति का बर्डन पड़ गया तो इस देश का क्या होगा, इस देश में रहने वाले लोगों का क्या होगा, शायद उसकी परिकल्पना करना भी बहुत ही डरावना साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर। हमारे उत्तर प्रदेश में मेडिकोज यूनिट, एक एमबीबीएस का जो पास आउट करने के बाद जो विद्यार्थी होते हैं एमबीबीएस के, पास आउट करने के बाद मेडिकोज यूनिट एक संस्था है, उसके अंतर्गत इंटर्नशिप करते हैं। इन इंटर्नशिप में करने वाले लोगों को एमबीबीएस जो डॉक्टर्स होते हैं वो लगभग 8 घंटे की शिफ्ट देते हैं समाज को सेवा के लिए अपनी, जैसा कि कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। तो जो नियमित प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स, उनके साथ लगभग ये इंटर्नशिप डॉक्टर्स 8 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं, लगभग बराबर काम करते हैं। लेकिन इनके जो पारिश्रमिक सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है साथियों, अगर वह आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि इनका पारिश्रमिक क्या है। सुनिए इन्हीं के पारिश्रमिक कितना है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कि आप ये रिपोर्ट देखें। नमस्कार, हम सभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के इंटर्न हैं, जो कि इस महामारी के समय में पूरे मनोयोग से जन सेवा में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। हम सभी आपके सामने एक महत्वपूर्ण मांग के साथ उपस्थित हुए हैं। हम इंटर्न डॉक्टर 10 से 12 घंटे लगातार ड्यूटी करते हैं और उस ड्यूटी का मानदेय प्रतिदिन का 250 रुपये होता है, जो कि एक मनरेगा मजदूर के मजदूरी भत्ते से भी नियत कम है। और इंटर्न डॉक्टर हर वह काम करता है जो एक रेजिडेंट करता है। विगत 10 वर्षों से हमारे स्टाइपेंड में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हम प्रदेश सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि यह मानदेय जो है दिल्ली में करीब 23,500 है, आसाम में 31,000 है, बिहार में भी 15,000 है और अन्य केंद्र शासित जो कॉलेज है वहाँ पे भी 23,500 है। अतः सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो हम लोग का मानदेय बढ़ाएं ताकि हम और सेवा भाव तत्परता के साथ देश सेवा कर सकें। The interns of BRD Medical College Gorakhpur, and we have been working for 8 to 10 hours relentlessly along with the junior residents in this time of pandemic as frontline professionals. And what are we being paid instead? Just rupees 250 per day. Is this really what we deserve? Yes, an intern is paid rupees 250 per day. That is even less than that of a labourer who gets a minimum amount of rupees 500 per day. Hence, we would like to draw your attention towards this matter and we request our government to raise our current stipend, which is rupees 7,500, to that of a central government institution, which is around 24,000. So, we request our government to pay us what we deserve. तो साथियों, आपने देखा कि कैसे जो डॉक्टर्स की पढ़ाई करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद एक जनता को जो सेवा करने की सेवा भावना होती है, सरकार उसका किस प्रकार से दोहन कर रही है। मनरेगा मजदूरी, जो कि सरकार गांवों में मनरेगा जो एक योजना है उसके तहत लोगों को काम करने के एवज में 8 घंटे काम करने के एवज में जो निर्धारित वेजेज तय करती है और पेमेंट करती है, उससे भी कहीं अधिक कम 250 रुपए की मजदूरी उस डॉक्टर को जो 8 घंटे नियत जनता की सेवा करता है, हर विकट परिस्थिति का सामना करता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये निर्धारित करना होगा कि हम किस प्रकार से सरकार को या फिर जनता को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यह जो हमें दिखाई पड़ रहा है इस तरह के राजनीतिक आसार, वो सरकार और वी द पीपुल ऑफ इंडिया के बीच का जो गैप है वो मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की फॉल्ट है, क्योंकि अदर स्टेट्स की बात करें तो कई स्टेट्स ने इस मिनिमम वेजेस को बढ़ा करके लगभग 23,500 भी किया है, 21,000 भी किया है, 35,000 तक भी किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वही बात करें तो उसी वेजेस को लगभग सरकार 7,500 रुपए में उस इंटर्नशिप डॉक्टर को दे करके उसका समझ लीजिए एक तरीके से मजाक उड़ा रही है, जो जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहा है। तो अभी आपने यह जाना। तीसरी चीज मैं आज आपसे और बात करना चाहूँगा कि
सरकार किस प्रकार से हमारे कोरोना को लेकर के संजीदा है, उसी प्रकार पब्लिक भी, जनता भी सरकार का बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है। आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है। मैंने भी अपने लगभग 10,000 रुपये डोनेट किए हैं पीएम केयर्स फंड में। लेकिन इस बात से मैं अचंभित हुआ कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट नहीं कराया जा सकता। मुझे जब यह न्यूज मिली तो मैं अत्यंत अचंभित हो गया। आखिर क्यों उसे पीएम केयर फंड को ऑडिट की जो रूपरेखा होती है, जो एक पारदर्शिता का कह लीजिए कि जो निर्धारण किया जा सकता है, वो उससे दूर क्यों रखा गया। इसका भी मुझे अत्यंत बाद में पछतावा भी हुआ कि ऐसा क्यों किया सरकार ने कि मासूम जनता का, जिससे लगभग जो अपनी कमाई बड़ी मुश्किल से खून पसीने की कमाई को 100, 200, 300, 400, 1000, 10,000, 15,000, 20,000 करके कमा रही है, उसके बाद सरकार को भी कहने पर बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है, उसको भी सरकार ने पारदर्शिता के घेरे से बाहर कर दिया। आखिर इसका क्या कारण है? खैर, एक इसका दूसरा पहलू है जो मैं आपसे बात करूंगा। लगभग 68,708 करोड़ रुपए सरकार ने उन डिफाल्टर्स के, लगभग 50 बड़े डिफाल्टर्स के माफ कर दिए जिनके सरकार को वसूली करनी चाहिए थे। जैसे इसमें मेहुल चौकसी जो डिफाल्टर भगोड़ा भी है, ये कई हीरा व्यवसायी हैं जो पुराने हीरा व्यवसायी हैं, उन्होंने सरकार से लोन लिया और देश छोड़कर भाग गए। तो सरकार ने कहीं ना कहीं उनका ये जो अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट पट्टा खाते में डाल दिया है, राइट ऑफ किया है। तो कहीं ना कहीं यह इस भी परिस्थिति को दर्शाता है कि सरकार भी इस क्षेत्र को लेकर के बिल्कुल संजीदा नहीं है। जैसा कि केंद्र सरकार ने आम चुनाव के तहत, जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, तब यह हमें खबर मिली थी कि विजय माल्या को पकड़ लिया गया है, अब उसे देश में लाना बाकी है। लेकिन विजय माल्या आज तक नहीं आ पाया। ताज्जुब इस बात का है। दूसरी चीज यह कि राइट ऑफ किस बेसिस पर किया गया इन सभी डिफाल्टर्स का पैसा? क्या सरकार सक्षम नहीं थी वसूली करने में? अगर सक्षम थी तो क्यों राइट ऑफ किया गया? जनता का भी यही मानना है। जनता के भी कई सवाल हैं, जैसा कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस पर सफाई दी, ट्रोल किया उन्होंने अपोजिशन को, अदर पार्टीज के लीडर्स को, कि पहले उनको अर्थशास्त्री हैं उनसे सीखना चाहिए। लेकिन क्या हमें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर या जवाब देंगे, या जनता उनसे जवाब क्या मांगेगी कि जो आपने 68,000, लगभग 68,000 करोड़ रुपए का जो राइट ऑफ किया है, वह किस बिहाफ पर किया है और किस मद से किया है, वह कहां से रिकवर कर रही है सरकार? आपने जनता से पीएम केयर के लिए डोनेशन मांगा, जनता ने बेबाकी से उसको आपके समर्थन में पीएम केयर्स में बढ़ चढ़कर अपना डोनेशन दिया। अगर आप डिफाल्टर्स की बजाय किसानों का पैसा इतना माफ करते तो शायद इस देश का किसान प्रफुल्लित होता, आम आदमियों को संतुष्टि मिलती, हमें भी संतुष्टि मिलती कि इस देश के गरीब लोगों का शायद सरकार ने कुछ तो भला किया। प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि ये जो 68,708 करोड़ रुपए का जो रकम था, इसको राइट ऑफ किया गया है, ना कि माफ कर दिया गया है। तो मंत्री जी आप ही हमें बता दें, राइट ऑफ कर दें आप जितने भी पब्लिक के कर्ज हैं, जितने भी होम लोन्स हैं, जितने लोन, कार लोन है, होम लोन है, स्टूडेंट्स लोन है, जो एजुकेशन लोन होते हैं, वो भी राइट ऑफ कर दें। आप क्यों नहीं बट्टे खाते में डाल रहे हैं इन लोनों को? ये भी कर दें आप। जब राइट ऑफ ही किया है आपने, कर्ज तो माफ किया नहीं है, राइट ऑफ किया, तो आप ये भी राइट ऑफ कर दें। अब मैं सीधी सी बात में आपको बताना चाहूंगा कि जो बट्टा खाता क्या होता है। बट्टा खाता वह होता है जब सरकार किसी भी ग्राहक से वसूली करने में अक्षम हो जाती है, सक्षम नहीं रहती है, या उनके 3 रीजन हो सकते हैं कि या तो उनसे वसूली नहीं की जा सकती, या फिर उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि उसे रिकवर किया जा सके, या फिर वो सरकार की पहुंच से बाहर है, सरकार उन तक नहीं कार्रवाई कर सकती है। तो आखिर इसका क्या मतलब है? आखिर इतना पैसा रिकवर कहाँ से होगा? कहीं ना कहीं सरकार को भी यह निर्धारित करना पड़ेगा कि इस तरह के जो जनता को गुमराह करने वाले, क्योंकि यह जो खुलासा हुआ यह भी एक आरटीआई के माध्यम से ही हो पाया। रिजर्व बैंक से जब 2015 में इस बाबत बात की गई तो शायद रिजर्व बैंक ने भी टाल मटोल करके इधर उधर कर दिया, लेकिन एक आरटीआई कार्यकर्ता के
चलते ये जानकारियां हमको मिल पाई जो सरकार अब जिसको सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर इस तथ्य को लेकर के सफाई प्रस्तुत करते नजर आ रही है। साथियों, और एक अन्य मुद्दा जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि अभी केंद्र सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी थे उनका DA 2021 पूरा लैप्स कर देने का जो अभी एक दिया था, गजट दिया था कर्मचारियों का कि अब 2020 और 21 का जो DA उनका लगना चाहिए था वो नहीं लगेगा। तो बड़ी यह भी दुखद सूचना रही है, क्योंकि आम कर्मचारी जो अपनी सरकारी सर्विस और सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अपने खर्चे हैं, उसको सरकार एकदम जो रूपरेखा के आधार पर जो सिर्फ अपनी गाइडलाइंस दे करके उनको हड़प कर गई, और यही हड़पना ही कहेंगे क्योंकि यह उनकी मेहनत का पैसा था। कहीं ना कहीं इसमें सरकार का कहीं किसी प्रकार से कोई सहानुभूति नहीं थी कि जो है पब्लिक को उनके DA का पैसा सरकार दे रही थी। वो जो हमारे संविधान में जो हमारी गाइडलाइंस है, जो नियमन अधिनियम है, उनमें लिखित है कि ये जो समयानुसार लगना है वो लगता ही रहेगा, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। बावजूद इसके आपने कोटेदार का वीडियो देख ही लिया कि कैसे पैसा वसूली किया जा रहा है। लगभग भारत में इस समय 29 से 30 हज़ार के आसपास केसेस पहुंच गए हैं, और देखिए PM केयर डोनेशन में फंड आ ही रहा है। सांसदों की 30% निधि से जो है कटौती की जाएगी 2 साल तक। कर्मचारियों का DA 2021 पूरा नहीं दिया जाएगा, और उसके बाद सरकार ने कहां से कितना, जो सरकार ने ही अपने स्टैटिकल डेटा दिए हैं वो क्या है मैं आपको बता देता हूं कि सरकार ने अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो कि सरकार ने यही देश के विकास की गतिविधियों के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए जो संरचना बताई थी वो भी था। और एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग लगातार सस्ते होते पेट्रोल में भी टैक्स लगभग सरकार ने समानांतर ही रखा, इससे लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को हो सकी है। GST से भी सरकार ने जो अपने डेटा प्रस्तुत किए हैं कि GST से उनको अच्छी लाभ हुई है, जो मतलब टैक्सेस का जो स्रोत था वो सरकार का, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेहतर हुआ है पहले से। तो और दूसरी चीज़ ये कि जो वित्त वर्ष की शुरुआत है, अभी तो वित्त वर्ष की शुरुआत ही हुई थी और लगभग सारे मदों में पैसे थे, उसके बावजूद इस तरह DA की कटौती उचित क्या थी। कंपनियों के जो CSR होते हैं, CSR मैं बता देता हूँ आपको, CSR उनको कहते हैं जो लगभग जो कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है जो उनकी गाइडलाइंस में सम्मिलित होता है कि जो उनको प्रॉफिट होगा, औसत प्रॉफिट लगभग 3 साल के औसत प्रॉफिट का 2% CSR मतलब ये होता है कि पब्लिक की ही सेवा से जुड़े हुए कार्य किए जाएं, जैसे बस स्टॉप बनवा दिया गया, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई, पार्क डेवलप करा दिया गया, स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, हॉस्पिटल बन गए, धर्मशाला बना दिया गया, जिससे आम जनता का लाभ हो, वो CSR फंडिंग होती है, उसको भी सरकार ने ले लिया। राष्ट्रपति महोदय से लेकर के सांसद प्रतिनिधियों तक, सांसदों तक की सैलरी को जो सरकार द्वारा निर्धारित कटौती तय की गई, वो अभी सरकार कर ही रही है। उसके बावजूद सरकारी कर्मचारी जो कि एक आम आदमी है, जिसे अपने सारे व्यय करने हैं, उसको उसके DA को कटौती करना क्या उचित है? अगर उचित है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर अनुचित है आप हमें कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह पता चले कि सरकार किस प्रकार से जनता के जो आधार हैं, जो आधार स्तंभ हैं या उनके जो अधिकार हैं, उनका किस प्रकार से दोहन कर रही है। अगर हम अभी नहीं चेते, अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जग पाएंगे, और कहीं ना कहीं हम ऐसी परिस्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे, शायद हमारे पास तब सजग होने के लिए कुछ भी न बचे। इसी शुभकामना के साथ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको जो क्लू मिलेगा आप उस पर चर्चा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे कि जिससे और भी लोग मोटिवेट हो सके। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आप लगातार हमसे जुड़े रहें।
इसी के साथ गौरव श्रीवास्तव भारतीय का जय हिंद जय भारत।